ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशंस। अच्छा, आज हमारा है कि सोशल क्लास एंड एजुकेशन अटेनमेंट। तो एजुकेशन क्लास, जो सोशल क्लास है उसका एजुकेशन अटेनमेंट के ऊपर क्या रोल है। तो यहाँ पर स्टार्ट ही में से मैं, जो कि बहुत ज़्यादा बात करते हैं सोशल क्लास के ऊपर, तो मैं सीधा साधा ही हम स्टार्ट करेंगे मार्क्सिस्ट के ऊपर से। इसके ऊपर मार्क्सिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने थ्रू आउट जो भी मार्क्सिस्ट का पढ़ा है उन्होंने फाइनेंशियली टर्म्स के तौर पे बात की है। अच्छा, अब यहाँ पर मार्क्सिस्ट ने जो एक्सप्लेन किया है वो कहते हैं कि जितना भी आप लाइफ में अटेन करते हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट है, ये जो भी आपकी अटेनमेंट है, उसमें क्लास का बहुत बड़ा रोल है। क्लास मीन फाइनेंस, क्लास का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सर अगर कोर्स पूरी पूरी लिख के दें सर वो सही नहीं होता। सॉरी, मतलब बाद में कभी नोट्स में सर अगर कोर्स पूरी राइट कर दें सर, तो सर अगर बाद में कभी नोट्स में लिखनी पड़े तो सर याद नहीं रहता ना ये। मैं बात नहीं समझा कि आप क्या कह रहे हैं। सर जो मतलब जैसे कि राइटर कुछ बोलता है सर, जैसे वो अटेनमेंट क्लास सर ऐसे लिखते हैं, अगर पूरी टोट लिखते हैं सर अच्छा, मैं तो वो पूरी सही कोड नहीं लिखूँ, कर रहे। ठीक है। नहीं, वो जी मैं जी इसलिए भाई। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, एक तो आपके साथ लेक्चर भी शेयर होगा ना, ठीक है, वो तो ठीक आपके है। पास, आप जब आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर आएगा तो आपके लिए वो चीज़ जो है ना वो क्या नाम है, अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात है जी कि जो कि सर। मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, मैं जब लिखने बैठूंगा ना तो वो जो 10 मिनट की बात है ना वो चली जाएगी हाँ तकरीबन सर, हाफ एन बीच आवर में तक। फिर। ठीक है, जी तो सर। वो इसलिए हम ज़रा शॉर्ट लिखते हैं। तो साथ में अगर आप कोशिश करें कि आपके पास जो नोट्स है आप भी साथ अपनी वर्डिंग में लिखते जाएं। अब देखें, जो सर ने लिखा है मैं वो ना लिखूं, जो सर नहीं लिख रहे वो मैं लिख लूं। वो फिर क्या है कि आप जब ठीक। सारी चीज़ें एक साथ मिलाएंगे तो आपको ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अब मार्क्सिस्ट ने क्या बोला कि जितनी भी अटेनमेंट होती है लाइफ में, उसमें क्लास का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्लास मीन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन। एक वर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया जिसको हम बोलते हैं मटेरियल डेप्रिवेशन। मटेरियल डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन का मतलब होता है एहसास से कमतरी। अब मटेरियल डेप्रिवेशन क्या है? मटेरियल डेप्रिवेशन के जिनके पास मटेरियल नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ फैक्टर्स बताता हूँ जो कि नॉर्मली गरीबों के पास, या हम कहते हैं कि वर्किंग क्लास है जो उनके पास नहीं होते। वो, अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होता है पुअर डाइट, न्यूट्रिशन, अनएबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्कूल वर्क, क्योंकि बड़े वीक होते हैं, हेल्थ में अच्छे नहीं होते। अच्छा, फिर है लैक ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज, लैक ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज। फिर हमारे पास इसमें आ सकता है कि होम इन्वायरमेंट, होम इन्वायरमेंट। साथ में अगर कल्चर डेप्रिवेशंस को, मटेरियल डेप्रिवेशंस को अगर हम ऐड ऑन करें तो फैमिली इनकम। और अगर मैं बहुत ज़्यादा आगे लेके चलूँ तो कुछ ना कुछ इलनेस होती है, कोई ना कोई बीमारी होती है। अच्छा, अब बच्चे ये मटेरियल डेप्रिवेशंस क्या है? मटेरियल इन अ सेंस कि जो चीज़ लैक करती है लोगों के अंदर, जो नॉर्मली आप कह दें तो मिडिल क्लास के अंदर वो लैक करती है। अब मटेरियल डेप्रिवेशंस क्या है? मटेरियल डेप्रिवेशन एक कम्बिनेशन है कुछ फैक्टर्स का जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और वो कौन कौन से हैं? जैसे पुअर डाइट, किसी के पास एक टाइम का खाना होता है, एक टाइम का नहीं होता। फिर लैक ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़, कोई प्राइवेट फैसिलिटीज़ नहीं होती उनके पास। फिर घर का इन्वायरमेंट ऐसे होता है कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन का सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि पेरेंट्स खुद इलिटरेट होते हैं, तो वो बच्चों को इनकरेज भी नहीं करते कि टू गो टूवर्ड्स और टू गेट ए गुड एजुकेशन। फिर फैमिली इनकम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फिर है उनका इलनेस, कोई ना कोई बीमार होता है, या वो फैमिली में बीमार होगा या फिर वो खुद ही स्टूडेंट बीमार होते हैं। अब ये क्या है? ये हमारे पास है मटेरियल डेप्रिवेशन। अब मटेरियल डेप्रिवेशन क्या है कि इनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, ये तो हो गया एक स्टूडेंट्स के सर्कमस्टांसेस। अगर मैं इसकी बात करूं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट, तो देखें जहां पर ये एजुकेशन हासिल कर सकते हैं इस तरह के इन्वायरमेंट के लोग, वो हमारे पास रामाचंद्रन है, एक सोशियोलॉजिस्ट जो कि बिलोंग्स टू इंडिया। तो हमारे पास है रामाचंद्रन। अब ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को? रामाचंद्रन कहते हैं कि अब जो भी हमने एक ऊपर एक्सप्लेन किया मटेरियल डेप्रिवेशंस, ये कहते हैं मटेरियल डेप्रिवेशंस के जो लोग हैं, अगर सिंपली वी टॉक अबाउट द इंडिया, तो इंडिया के अंदर 50% ऑफ
लाइक ये किस तरह की एजुकेशंस में या किस तरह के स्कूल्स वगैरह में ये एजुकेशन हासिल करते हैं। ये कहते हैं इस तरह के लोग क्या हैं कि 50% ऑफ द स्कूल्स जहाँ से ये इन एजुकेशन लेते हैं वो क्या है, 50% ऑफ द स्कूल हैव लीकिंग रूफ, कि बारिश आए तो क्या है कि पूरी की पूरी जो कमरे की छतें हैं वो लीक हो रही होती हैं। अच्छा, अब मोर ओवर अगर हम इसको और एक्सप्लेन करें तो 35% हैव नो ब्लैक बोर्ड। 35% क्लासरूम के अंदर कोई ब्लैक बोर्ड या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसके थ्रू वो एजुकेशन गेन करें। अच्छा, अगर मैं बढ़ूं तो उनके पास 90% नो फंक्शनल टॉयलेट्स। अब बच्चे देखें, अगर जिस स्कूलों की इस तरह की एक सिचुएशन हो या इस तरह की कंडीशन हो तो वहां पर ऑब्वियसली बात है अमीर बच्चा तो नहीं पढ़ेगा, रूलिंग क्लास का बच्चा तो नहीं पढ़ेगा, जाहिर सी बात है वहाँ पे लेबर के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। तो वो कहते हैं ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जब हम कंपैरिजन करें द स्टूडेंट्स ऑफ लेबर क्लास एंड द क्लास ऑफ द रूलिंग क्लास स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो अभी हम चूंकि डिफरेंसेस डिस्कस कर रहे हैं कि सोशल क्लास के अंदर किस तरह का एजुकेशन सिस्टम आता है, यहाँ पर हमने देख लिया कि 50% लीकिंग रूफ होते हैं जो स्कूल्स हैं, 35% स्कूल्स के अंदर ये क्लासेस के अंदर ब्लैक बोर्ड नहीं होता, 90% जो है वो उनके पास फंक्शनल टॉयलेट तक नहीं होते। तो ये तो हो गया एक एजुकेशन सिस्टम जो कि वर्किंग जो कि लेबर क्लास जो है वो बात करती है। नो नो मोर ओवर शी टॉक्स अबाउट मेल न्यूट्रिशन। इन्होंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसको हम बोलते हैं मेल न्यूट्रिशन। अब मेल न्यूट्रिशन क्या चीज होती है? अच्छा, अब बच्चे मेल न्यूट्रिशन ये चीज है कि वर्किंग क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं या ऐसे कुछ वर्किंग क्लास के बच्चे होते हैं जो कि प्रॉपरली अपनी हाइट तक नहीं पहुंचते, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द फूड, बिकॉज द लैक ऑफ द न्यूट्रिशन, बिकॉज द लैक ऑफ द डाइट। क्योंकि उनके पास खाने का प्रॉपरली नहीं होता, तो वो एक एक जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक 20 साल का एक लड़का है या एक लड़की है, 20 साल का एक बच्चा है, उसकी एज तक एक प्रॉपर एज होती है, उसका एक प्रॉपरली माइंड काम करता है। लेकिन अगर आप बचपन से ही आप उसको प्रॉपरली डाइट या प्रॉपरली फूड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो 20 साल की एज तक तो पहुंच जाएगा, बट उसका माइंड वैसे शार्प नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो डेप्रिवेशंस हैं, ये लैकनेस है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके साथ बढ़ती जाएगी। अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि 50 साल की एज में कोई इंसान ऐसा होगा कि आपको लगता ही नहीं होगा ये 50 साल का है, क्योंकि उसकी परफेक्ट डाइट है। और अगर आप ऑन द अदर हैंड किसी ऐसे को देखें तो आपको लगेगा ये तो अभी मर जाएगा, और ये 50 साल का नहीं लगता, ये लगता है 100 साल का है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, डाइट। अभी हमने जितने ऊपर फैक्टर्स लिखे हैं ये एक फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली इनकम, होम एनवायरनमेंट, इलनेस, लैक ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी, पुअर डाइट, न्यूट्रिशन। आपको बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, ये तो हो गया इनके ऊपर बात। अब वो कहते हैं कि इस तरह के एनवायरनमेंट में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो अटेनमेंट तो बहुत दूर की बात, अचीवमेंट भी आप कह सकते हैं, आप अटेनमेंट भी कह सकते हैं। वो कहते हैं अटेनमेंट तो दूर की बात, इनका तो सर्वाइवल ही नहीं होता। यानी कि ये तो अगर फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए स्कूल है या 4 साल के लिए, ये तो वहां पे 3-4 साल ही नहीं गुजार सकते, क्योंकि इनके सो मेनी रीजंस दे हैव। अब ये तो हो गई हमारे पास यहाँ तक इनके ऊपर डिस्कशंस के ये वाले फैक्टर्स हैं। अगर हम चूंकि वर्किंग क्लास से स्टार्ट करें तो अभी मैं वर्किंग क्लास की बात कर रहा हूँ कि सोशल अटेनमेंट का, सोशल क्लास का एजुकेशन अटेनमेंट के ऊपर क्या डिफरेंसेस है। अच्छा, साथ में मैं एक और राइटर को एक्सप्लेन करता हूँ जो कि हमारे पास है, डोगलस। अच्छा, ये बात करते हैं दैट मटेरियल डेप्रिवेशन इज टू ब्रॉड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अंडर अचीवमेंट। कहते हैं जो आपके पास जो भी अपने डिस्कशंस की मटेरियल डेप्रिवेशन के ऊपर, मटेरियल डेप्रिवेशन के ऊपर, ये कहते हैं तो ये तो बहुत बड़ी ब्रॉडर चीज है जो कि आप अंडर अचीवमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स जिनके पास कुछ भी नहीं होता। लाइक वो उन तमाम फैक्टर से गुजर रहे हैं जो कि आपने ऊपर मेंशन किए हैं, बट स्टिल
they manage to succeed, they manage to succeed. अगर मैं सिंपली बात करूं, देखें, आपने कई दफा देखा होगा कि एक मजदूर का बच्चा है और वो बोर्ड टॉप कर जाता है। तो देखें, अगर एक मजदूर का बच्चा है तो उस मजदूर के बच्चे के साथ भी तो यही वाले रीजन हो सकते हैं, ये वाले इश्यूज हो सकते हैं, बट स्टिल दे मैनेज टू व्हाट, दे मैनेज टू गेट सक्सीड। तो वो कहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल कि आप मटेरियल डेप्रिवेशंस को सिर्फ इस चीज का रीजन नहीं करा सकते कि जो मटेरियल डेप्रिवेशंस हैं वो एजुकेशन अटेनमेंट के ऊपर इफेक्ट करती है। कहते हैं आप ऐसी रीजन भी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इन तमाम फैक्टर से गुजर के आते हैं, बट स्टिल वो क्या करते हैं, दे मैनेज टू गेट सक्सीड। मुझे बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके, अच्छा, अब ये तो हो गया मटेरियल डेप्रिवेशंस के ऊपर डिस्कशन। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं जो कि हमारे पास आती है, वो एक कल्चरल डेप्रिवेशन। अच्छा, कल्चरल डेप्रिवेशन, मटेरियल डेप्रिवेशंस की होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब हम कल्चरल डेप्रिवेशंस की तरफ आते हैं। कल्चरल डेप्रिवेशन जो है, इट इज अ कॉज ऑफ एजुकेशन अंडर अचीवमेंट। मैंने बात की है यहां पर कॉज ऑफ एजुकेशन अंडर अचीवमेंट। आप उस तरह से चीज अचीव ही नहीं कर सकते जो कि आपको अचीव करना चाहिए बिकॉज ऑफ कल्चरल डेप्रिवेशन। कल्चरल डेप्रिवेशन सुजेस्ट द लैक ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज। ये क्या कहता है? इट इज अ लैक ऑफ कल्चरल रिसोर्सेज। अब वो कल्चरल रिसोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमारे पास है पेरेंट एटीट्यूड। पेरेंट एटीट्यूड। अब पेरेंट एटीट्यूड क्या? एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इंकरेजमेंट, कि कितना इंकरेज करते हैं वो अपने बच्चे को कि वो एजुकेशन हासिल करे या ना करे। आपने कई दफा देखा होगा कि कुछ बच्चों को लेट्स से क्रिकेटर बनने का शौक है, तो आपने देखे कि जब वो उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, जब उनकी सिलेक्शन होने लगती है, बट पेरेंट्स क्या करते हैं, जब उनको इंकरेज नहीं करते तो अल्टीमेटली क्या है, वो छोड़ के वापस आ जाते हैं। बात समझ आती है? सेंस बनाती है? शायद अगर वो क्रिकेट में जाते तो वो जी सर, आती है। बहुत ज्यादा अचीव कर सकते थे, बट जी सर। बिकॉज ऑफ द पेरेंट एटीट्यूड वो सक्सीड नहीं हो सके। अच्छा, एक तो ये हो गया। जी नंबर सेकंड जो हमारे पास कल्चरल डेप्रिवेशन के अंदर चीज आती है, ये सारे फैक्टर्स मिलकर डेफिनेशन बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है फैमिली साइज। अब फैमिली साइज क्या है? लार्जर वर्किंग क्लास फैमिलीज मीन फ्यू पेरेंट रिसोर्सेज फॉर ईच चाइल्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है, अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और लार्जर वर्किंग क्लास फैमिलीज, तो पेरेंट्स का फोकस जो है वो बड़ा कम रहता है। मतलब आपकी अगर फैमिली बड़ी है, मान लें कि आप एक भाई हैं और आपकी 4 बहनें हैं, और आपके पास पैसों का नहीं है, तो आप मुझे सोचें आप एजुकेशन के ऊपर कितना फोकस करेंगे ना। जाहिर सी बात है आपके माइंड में चीज़ें आएंगी, यार इतनी बड़ी फैमिली है और कमाने को है कुछ नहीं, खाने को है कुछ नहीं, तो फिर आप एजुकेशन को तो भूल जाएंगे। अंडरस्टूड सी बात है। फिर आपका फोकस किस चीज़ के ऊपर रहेगा कि मैं अर्न करूँ चीज़ें, मुझे फैमिली का पेट पालना है। समझ आती बात की? जी सर, आती है। अच्छा, उसके बाद है पोजीशन विद इन अ फैमिली। पोजीशन विद इन अ फैमिली। अब देखें, मान लें कि आपके घर में फॉर एग्जांपल कभी कुछ स्टूडेंट्स की ऐसी सिचुएशन होती है जिनके पेरेंट्स नहीं होते, ठीक है, अब उनके छोटे बहन भाई हैं, तो आप मुझे बताएं जो बड़ा भाई है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही बाप माँ बाप बन रहा है उनका, यही होता है। जी सर। अब मुझे बताएं अगर वो जो अपनी डिज़ायर पूरी करने लग जाए, तो इज़ इट पॉसिबल कि वो प्रॉपरली जो एक राइट्स होते हैं बच्चों के, वो जो अपने बहन भाई के छोटे, वो पूरी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। नहीं सर। अब रीज़न क्या है कि पोजीशन विद इन अ फैमिली, अगर तो आपकी पोजीशन टॉप पे है तो फिर आप अपनी चीज़ें भूल जाएं और अपनी फैमिली की नीड्स पूरी करें।
ठीक है। अब ये क्या है, ये सारे जी के सर। सारे हम उन इश्यूज की बात कर रहे हैं जो कि ये कॉम्बिनेशन मिलके बनाता है कल्चरल डेप्रिवेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स के ये वाले इश्यूज होते हैं, तो भी वो क्या होता है, अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते एजुकेशन के अंदर। बात समझ आ रही है? जी सर, आ रही तो एक तो कल्चरल डेप्रिवेशन हो गया। अच्छा, अब कल्चरल डेप्रिवेशन की दो दो एप्लीकेशन होती हैं, मेन एप्लीकेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। अब ये अचीवमेंट के तौर पे हम इसको कैसे देखते हैं, अब ये तो हो गए फैक्टर जो जो कि मिल के हमने कल्चरल डेप्रिवेशन बना दी। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, या इसकी मैं एप्लीकेशंस की बात करूं, एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट। इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट, अच्छा पहले हमारे पास है वर्किंग क्लास इनकाउंटर। वर्किंग क्लास इनकाउंटर, अच्छा आपने बड़ी बात गौर से सुननी है। ये कहते हैं कि वर्किंग क्लास इनकाउंटर एडजस्टेड डिफिकल्ट टू एडजस्ट द मिडिल क्लास नॉर्म्स एंड वैल्यूज। डिफिकल्ट टू एडजस्ट नॉर्म्स एंड वैल्यूज, नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द रूलिंग क्लास। देखें, वो कहते हैं अगर तो आप, पहली बात है कि अगर आप किसी वर्किंग क्लास स्टूडेंट्स को किसी बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, या बहुत बड़ी ऐसी जगह पर भेजते हैं जहां पे रूलिंग क्लास के बच्चे आते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा इशू क्या आएगा, पहला आएगा वर्किंग क्लास इनकाउंटर। अब वो इनकाउंटर क्या है, इनकाउंटर क्या है कि उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो एलीट क्लास की, रूलिंग क्लास की वैल्यूज एंड नॉर्म्स को अडॉप्ट करे। बच्चे बात सेंस बनाती है? जी सर, बनाती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दो टर्म्स लिखूंगा और आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। एक हमारे पास वर्ड यूज होता है रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड, रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड। एक हमारे पास यूज होता है एलेबोरेटेड स्पीच कोड। अच्छा, अब होता क्या है बच्चे, पहली बात तो ये कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां पे रूलिंग क्लास है, ठीक है, सबसे बड़ा इशू क्या आएगा, रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड। बच्चे आप वहां पे जाके कैसी इंग्लिश बोलेंगे, साथ साथ मेरे साथ कॉपरेट भी करते जी रहिएगा। सर। आप वहां पर जी सर। जाके कैसी इंग्लिश बोलेंगे, ऑब्वियसली सिंपल, जी यही बोलेंगे ना। सर। अब इशू क्या है कि उनके नज़दीक अगर कोई सिंपल इंग्लिश बोलता है, जैसे आप कहते हैं आई वांट गो बैक टू होम, ये तो चलें, मैंने फिर भी यूज़ कर, आप कह दें जी कि सर। आई वांट टू गो बैक होम, ठीक है, उनके नज़दीक ये बड़ी एक अजीब सा लगेगा, आपकी वर्ड सिलेक्शन से लगेगा कि आप गरीब हैं, आप पुअर हैं, क्योंकि वो आदी होते हैं छोटी सी बात को बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बताने में। वो उस चीज़ को बड़ा, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है कि इंग्लिश बोलनी है और एडवांस लेवल की बोलनी है। जो एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलता है तो वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। समझ आती बात की? जी सर, आती है। एग्री करते हैं इस तरह का? जी सर। अच्छा, अब चूंकि आप सिंपल विकेबलरी यूज कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड। और अगर आप एक छोटी सी बात करनी और आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश यूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एलेबोरेटेड स्पीच कोड। तो पहला जो इनकाउंटर आता है वर्किंग क्लास का, वो आता है इनकाउंटर बिटवीन रिस्ट्रिक्टेड स्पीच कोड एंड एलेबोरेटेड स्पीच कोड। क्योंकि आप आधी नहीं होते इतनी एडवांस लेवल की इंग्लिश, क्योंकि आपका पीछे एजुकेशन बैकग्राउंड ऐसा होता है कि आप उस एडवांस लेवल की इंग्लिश में होते ही नहीं है। तो आप तो जाते हैं और सिंपल मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आसान अल्फाज में, बट आप ऐसी क्लास में बैठे हैं जहां पर आसान बात के लिए मुश्किल इंग्लिश के वर्ड्स चाहिए, विकेबलरी मुश्किल चाहिए। अब ये सबसे बड़ा आपका, अब मैं आपसे कह दूं कि आपकी डिसइनकरेजमेंट होगी कि जब आप जाएंगे, आप एक दफा अगर आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है कि आपने बात कन्वे की और अगले कहें कि ये कैसे तुमने बात की है, अगली दफा आप बात करने से पहले 100 दफा सोचेंगे कि क्या मेरी इंग्लिश भी है, क्या मेरी विकेबलरी भी है, और मैं बात करूं तो किससे करूं।
आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा। ये तो आ गई पहली एप्लीकेशन, समझ आती है ना बात की। जी सर आती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी लोग कल्चरल डेप्रिवेशन का शिकार हैं। जी सर इसीलिए। ठीक है, अगर आप उनको उठा के किसी रूलिंग क्लास में डाल देंगे तो वो तो बेचारे यही चीजें फेस करते रहेंगे। अच्छा, एक तो ये आ गया। नंबर सेकंड जो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन आती है, ये तुमने नंबर 1 पॉइंट की बात की थी। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं, जिसको बोलते हैं वाइडर इकोनॉमिक प्रेशर। वाइडर इकोनॉमिक प्रेशर। अब वाइडर इकोनॉमिक प्रेशर क्या होता है? देखें बच्चे, जो वर्किंग क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो ये होता है कि या तो बहुत जल्दी अर्ली एजेस में स्कूल छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या होता है अर्ली एजेस के अंदर लीव स्कूल एट अर्ली एजेस। अब क्यों? क्योंकि उनके ऊपर फैमिली का जो इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। देखिए, एक गरीब फैमिली है ना फैज बच्चे, तो वो बड़ा कम ही सोचेंगे कि पहले हम पढ़ें फिर हम कमाएं, क्योंकि उनका सर्कल नहीं चलता। तो वो होता है क्या है कि वो, आपने देखा होगा मेजॉरिटी बच्चे जो हैं वो अर्ली स्टेजेस में एजुकेशन की वो स्कूल छोड़ देंगे। ठीक है, और वो फिर क्या है, कोई मैकेनिक बन रहा होगा, कोई कोई चीज़ें सेल कर रहा होगा। तो उनके ऊपर क्या रीज़न होती हैं? उनकी रीज़न ये होती है कि उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर है। उनको पता है कि मैंने अगर ना कमाया तो मेरे घर का सर्कल नहीं चलता। तो इस एज में जो वो क्या करते हैं, वो स्कूल छोड़ देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि पेरेंटल एटीट्यूड्स एंड इकोनॉमिक प्रेशर कंबाइंस टू क्रिएट द टेंडेंसी। एक तो इकोनॉमिक प्रेशर होता है, इसमें अगर मैं साथ में ऐड कर दूं पेरेंटल एटीट्यूड, बच्चे बात समझ आती है आपकी? आपको समझ आ रही बात की? जी सर आती है। मैं बात डिस्कस कर रहा हूँ वाइडर इकोनॉमिक प्रेशर की। तो वाइडर इकोनॉमिक प्रेशर का ये मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अर्ली एजेस में स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बड़े पुअर फैमिली से होते हैं। उनको पता है कि अगर मैं अगर स्कूल में रहता हूँ तो मेरे घर का सर्कल नहीं चलता। तो आपने देखा होगा कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि बच्चे अर्ली स्टेजेस में छोड़ देते हैं, फिर उसमें से कोई मैकेनिक बन रहा होता है और फिर कोई, या तो उनमें से कोई चीज़ें सेल कर रहा होता है। क्यों करते हैं बच्चे? अब बच्चे खेलने की एज होती है, बट उनको पता होता है कि फैमिली की सिचुएशन ऐसे है कि हम स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते, वी जस्ट हैव टू गो फॉर टू अर्न मनी। ठीक है, तो उनके पास और ऑप्शन नहीं होता। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर मैं वाइडर इकोनॉमिक प्रेशर प्लस पेरेंट का एटीट्यूड भी ऐड करूं, तो बच्चे हम दो टर्म्स में लिख रहा हूं इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। एक हमारे पास है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, और एक हमारे पास है डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन। बच्चे आवाज आ रही है आपको? फैज साथ साथ मेरे साथ कोऑपरेट करते रहे बच्चे। अच्छा, अब हेलो बच्चे, आवाज आ रही है? साथ 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 मेरे साथ बोलते रहे। जी सर ठीक है। ओके। अच्छा, मैं अगर अभी बात कर रहा हूँ दो टर्म्स की, एक हमारे पास है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि बच्चे किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना जो जो कि स्टार्टिंग में ही आपको ऑफर की जाती है। एक्सेप्ट व्हाट इज ऑफर्ड। और डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन क्या है? नॉट टेकिंग समथिंग, नॉट टेकिंग समथिंग इमीडिएटली, नॉट टेकिंग समथिंग इमीडिएटली। अच्छा, अब बच्चे दोनों में डिफरेंस क्या है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेबर क्लास या वर्किंग क्लास। अब होता क्या है कि देखें, हमने बात की वाइडर इकोनॉमिक प्रेशर की कि अर्ली एजेस के अंदर कुछ स्टूडेंट जो है वो स्कूल छोड़ देते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है
कि उनके ऊपर फैमिली का प्रेशर होता है, फिर कुछ के ऊपर पेरेंट्स का भी एटीट्यूड्स का होता है, लेकिन वाइडर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की हम चूंकि बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं अर्ली एजेस में स्कूल छोड़ने के बाद वो या तो किसी चले जाएंगे, मैकेनिक बन रहे होंगे, या फिर क्या है कोई ना कोई चीज़ें सेल कर रहे होंगे। अब होता है क्या है कि उनके ऊपर प्रेशर इकोनॉमिक का, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन क्या है कि जो चीज़ उनको पहले ऑफर की जाती है, फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कोई ऑफर करवाता है कि अब मैं आपको काम देता हूँ तो आप मेरे पास काम कर लें, तो होता क्या है कि चूंकि उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर होता है तो वो एजुकेशन छोड़ के उस काम की तरफ चले जाते हैं। जबकि डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन जिनके फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है, मतलब आप कह दें कि हमारे पास रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास ही तो मिडिल क्लास जो भी है, जो जिनकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है उसकी एजुकेशन, तो वो क्या करते हैं फोकस रखते हैं अपनी स्टडी के ऊपर और सोचते हैं कि स्टडी के बाद जो भी हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगा वो हम देख लेंगे। समझ आती बात की? तो ये हमारे पास दो एप्लीकेशन थी कल्चरल डेप्रिवेशंस की इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट। अच्छा, अब मैं कुछ और टर्म्स यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। एक हमारे पास है लेबल। शायद बच्चे हम लेबल पहले पढ़ चुके हैं, लेबल क्या होता है? नहीं सर, पता नहीं मुझे, मैंने जो उसमें लिए हैं लेक्चर उसमें तो भी नहीं पढ़ा। अच्छा, मैं कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करता हूँ, वहाँ पर हमारा हो गया। हमने अभी तक मटेरियल डेप्रिवेशन देखकर और कल्चरल डेप्रिवेशन देखा। आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो रही हैं। स्कूल में आपके रिसोर्सेज आ गए होते हैं, एक्चुअल में आपका प्रेशर आ जाए, सोशल प्रेशर आ जाए, पेरेंट्स के प्रेशर आ जाए, ठीक है, इसी तरह अच्छा, ना। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब लेबलिंग क्या होता है बच्चे? लेबल का मतलब ये है कि आप किसी को एक न्यूट्राइज करते हैं, या आप किसी चीज को या किसी को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन समवन ऑन फ्यू क्राइटेरियाज, फ्यू क्राइटेरिया। अभी आप देखें, फॉर इंस्टेंस आप मुझे कहते हैं कि सर मैं आज क्लास नहीं ले रहा, कल भी कहते हैं सर मेरी तबीयत सही नहीं है, परसों भी कहते तबीयत। अब मेरे माइंड में क्या आएगा कि यार स्टूडेंट नॉन सीरियस है। समझ आती बात की? शायद साथ साथ मेरे सर साथ। आती है। अब नॉन सीरियस मैंने बोला है आपके 2 दिन ऑफ लेने की वजह से। इसका मतलब है मैंने आपके नाम के साथ एक लेबल लगा दिया कि ये नॉन सीरियस है। ठीक है, अब वो कितना रियलिटी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बताता हूँ लेबल क्या होता है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी लाइफ में आपने देखो कुछ हम कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, ये भी एक लेबल है। उसके पीछे भी आपके पास कोई रीजन होंगी कि आपने लेबल क्यों लगाया। कुछ को आप कहते हैं यार बहुत बुरे स्टूडेंट हैं, कुछ को आप कहते हैं यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये बहुत बुरे लोग हैं। अब ये अच्छे लोग या बुरे लोग ये लेबल हैं, वो क्यों है वो आप बेहतर जानते हैं, मैं अभी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, बात समझ आती है कि लेबल क्या है? अच्छा, सर आती है। लेबल फीचरिंग के दो दो फीचर्स होते हैं। मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो दो फीचर्स हैं हमारे पास, अगर हम इसको टॉपिक्स पे लेके आए। एक हमें बिरमी सुजेस्ट करते हैं, हमें सुजेस्ट करते हैं कि स्टूडेंट फैमिली बैकग्राउंड। अब स्टूडेंट फैमिली बैकग्राउंड क्या करता है कि इम्पैक्ट करता है ऑन देयर एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन एंड हाउ सक्सेसफुली और अदरवाइज नेगोशिएट द वेरियस बैरियर्स टू सक्सीड सच एज एग्जाम और द नेगेटिव लेबलिंग। देखें बच्चे, अब इस तरह से है कि किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप कहते हैं कि यार फॉर इंस्टेंस मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई अगर सीएसएस का एग्जाम पास करता है ना, क्लियर करता है, ठीक है, पता है ना आपको सीएसएस क्या होता है? बच्चे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता है आपको सीएसएस क्या होता है? जी सर, मेरी आवाज आ रही है। जी सर, पता है। अच्छा, अब देखें सीएसएस पाकिस्तान में हर बंदा क्लियर नहीं करता। और अगर आप देखें ना कि दो जो बंदा क्लियर करेगा ना, तो सपोज करें कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड में सारे को असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। अब आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में आएगा कि यार उसकी फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि उसका एक्सपोजर ही ऐसा है कि वही कर सकता था, हमारी मिडिल क्लास फैमिली कैसे कर सकती है। समझ आती बात की? अब ये जो आपने की है, ये आपने लेबल सर लगाया आती है, है। लेबल लगाया है उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से किसी स्टूडेंट्स के ऊपर। ठीक है, एक तो हमारे पास ये लेबल लग गया। अच्छा, दूसरा
दूसरा क्या है, सेकंड जो लेबल होता है, जो कि हमें नाश एक्सप्लेन करते हैं 1972, सक्सेस और फेलियर इन एग्जाम, सक्सेस और फेलियर इन एग्जाम is not simply matter of person background, but there are process at work in the classroom. अच्छा, अब वही बात मैंने बोली कि सक्सेस और फेलियर से हटकर एग्जाम में सक्सेस और फेलियर होता है, बट आप लेबल लगाते हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स क्लास में कैसा बिहेव करता है। अगर तो स्टूडेंट बड़ा अच्छा बिहेव करता है तो आप क्या बोलते हैं, ही इज अ गुड स्टूडेंट, यार ये बड़ा स्टूडेंट बड़ा रिस्पेक्ट देता है, ये एक लेबल है। और एक स्टूडेंट को आप कह रहे हैं, मीनवाइल देखिए एक क्लास है ना 10 बच्चों की, कुछ आप कहेंगे कुछ स्टूडेंट्स के बारे में आप अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करेंगे, कुछ के पास नेगेटिव करेंगे। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स क्या हैं, ये लेबल है, ठीक है। हमारे पास ये दो फीचर्स होते हैं जब हम किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलूं तो हमारे पास लेबल्स के बाद हमारे पास आता है एबिलिटी ग्रुपिंग। नई टर्म क्या है, एबिलिटी ग्रुपिंग। एबिलिटी ग्रुपिंग क्या होती है बच्चे, देखिए एबिलिटी ग्रुपिंग ये होती है कि आप देखें ना, अगर आप क्लास में जाएं या स्कूल में जाएं तो विद इन अ मंथ 2 मंथ्स क्लास में ना कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। क्या बन जाते हैं, ग्रुप्स। वो क्यों बनते हैं ग्रुप्स, आप मुझे बता सकते हैं ग्रुप किस सेंस में बनते हैं। जी सर, कुछ अच्छे बच्चे एक तरफ हो जाते हैं, कुछ हम बुरे बच्चे हैं सर, जिसे हम बैक बेंचर और फर्स्ट बेंचर भी कहते हैं यस, ऐसी। अब वो फ्रंट बेंचर्स के बारे में क्या मशहूर है, ये बहुत पढ़ने वाले हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है। अब दरमियान में मिडिल वालों का अलग ग्रुप होगा, बैक बेंचर का अलग ग्रुप होगा। अब ये ग्रुप बन रहे हैं, एबिलिटी ग्रुप का क्या मतलब कि इनकी जो मेंटल अप्रोच है वो एक दूसरे से मिलती होती है, तो वो ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इनका अचीवमेंट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग जो होते हैं क्लास के अंदर, हैं। वो उनको टॉप क्लास पे रख देते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि लाइक ज्यादा हैं, ठीक है, उनको हम कह देते हैं स्ट्रीम ए, और जो नालायक हैं हम उनको बोल देते हैं स्ट्रीम बी। अब ये दोनों स्टूडेंट जो है ना, वो पर्सनली एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते, यार ये पढ़ने वाला है इसको छोड़ो, और पढ़ने वाला क्या कहता है, यार इसका कोई और काम नहीं है, वही फजूल हमारा टाइम भी जाया करेगा। आपने नॉर्मली सुना होगा, ये क्या है, ये जो स्ट्रीमिंग है, देखिए अब होना ये चाहिए कि जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है, तो वो चलें स्ट्रीम बी में चला गया, लेकिन जब स्ट्रीम बी वाला अच्छे मार्क्स ले जाए तो वो स्ट्रीम ए में आना चाहिए था। लेकिन आप देखें कि फर्स्ट टाइम जो भी आपकी रेपुटेशन बिल्डअप होती है वो वैसी की वैसी रहती है। अब जब ये इनके दरमियान जब मोबिलिटी कम हुई ना, जब एक दफा मोबिलिटी कम हो गई, और ये नहीं स्कूल में भी आपकी फिर रेपुटेशन ऐसी रहती है, अब मोबिलिटी कम होती है तो होता क्या है, यहां से कन्फ्लिक्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। अब कन्फ्लिक्ट्स क्या, पहले तो आएगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट टू टीचर। देखिए स्टूडेंट टू स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि वो कहते हैं यार ये फ्रंट बेंचर है, इनके साथ नहीं बैठना, ये हर वक्त पढ़ाई की बातें करते हैं। और आपका जो फ्रंट बेंचर्स है वो क्या कहते हैं कि इनके साथ नहीं बैठना क्योंकि इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब स्टूडेंट टू टीचर क्या है कि स्टूडेंट टू टीचर, क्योंकि स्टूडेंट्स भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं जैसा उनके साथ वो लेबल लगाते हैं। अगर ये स्ट्रीम ए के हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, स्ट्रीम बी में है अच्छे ग्रेड्स नहीं ले रहे, उस हिसाब से बात करेंगे। तो वो क्या है कि बड़ा कन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक ही क्लास में आप 2-5 बच्चों के साथ एक अलग तरीके से बिहेव करें और अगलों के साथ अलग से करें। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्ट्रीमिंग में मोबिलिटी कम है, यानी कि लोग इधर उधर शिफ्ट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये सारे के सारे इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, इन इश्यूज के आने की वजह से क्या होता है, इन इश्यूज के आने की वजह से हमारे पास स्टूडेंट सब कल्चर्स बन जाते हैं, स्टूडेंट
सब कल्चर बन जाते हैं। अब स्टूडेंट सब कल्चर्स क्या है, मैं यहाँ पर एक दो टर्म्स लिखता हूँ। एक हमारे पास है प्रो स्कूल सब कल्चर, एक हमारे पास है काउंटर स्कूल कल्चर, या आप इसको कह सकते हैं एंटी स्कूल कल्चर। अच्छा, अब स्टूडेंट सब कल्चर क्या है, अभी देखिए मैंने अब दो स्ट्रीम्स की बात की, एक स्ट्रीम ए है हमारे पास, एक स्ट्रीम बी है। बच्चे आप देखेंगे ना, इन दोनों ग्रुप्स का ना अलग अलग से कल्चर है। ये जब भी बैठेंगे ना तो अपने स्टडी की बात कर रहे होंगे, ग्रेड्स की बात कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ फ्यूचर्स की बात कर रहे होंगे। ये जो स्ट्रीम बी है, ये या तो किसी स्पोर्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे, या किसी मूवीज को डिस्कस कर रहे होंगे, या गर्ल्स की डिस्कशन चल रही होगी। अब दोनों का ना, दोनों ग्रुप्स का अपना अपना एक कल्चर है, इसको हम बोलते हैं सब कल्चर्स। अब नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट्स कल्चर होता है। अब स्टूडेंट्स कल्चर क्या है कि स्टूडेंट्स हैं, टीचर को रिस्पेक्ट देनी है, पढ़ना है क्लास में। तो जब आप ग्रुप्स बना देते हैं तो वो उसको हम बोलते हैं सब कल्चर, कल्चर के अंदर कल्चर। वो स्टूडेंट्स कल्चर के अंदर भी कल्चर्स हैं, जिसको हम एक स्टूडेंट ए कह रहे हैं, एक को स्ट्रीम बी कह रहे हैं। समझ आ रही है बात की? अब जो स्ट्रीम ए वाले हैं, बच्चे मुझे साथ साथ बताते भी रहिएगा, आपको बात समझ आती है? सर ये मुझे ये समझ नहीं है, प्री स्कूल सब कल्चर और काउंटर स्कूल सब कल्चर, अभी वो मैं एक्सप्लेन रैंक कर ये रहा हूँ, वाली अभी सब वो है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी स्टूडेंट सब जी कल्चर सर, की बात समझ आ गई है? जी सर वो समझ आ अच्छा, रही है। अब यानी कि कल्चर के अंदर कल्चर, स्टूडेंट कल्चर होता है, लेकिन स्टूडेंट कल्चर के अंदर भी फिर कुछ ऐसे हैं जो कि एक ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, वो हमने स्ट्रीम ए में रख दिए, इनका अलग से कल्चर होगा, स्ट्रीम बी का इनका अलग से कल्चर होगा। अच्छा, अब जो स्ट्रीम ए वाले हैं, स्ट्रीम ए वाले क्या कहते हैं, क्लास में बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे, जो ड्रेसिंग बताई जाएगी वैसे ड्रेसिंग करेंगे, एक तरीके से बात करेंगे, ठीक है। एक जो आप देखेंगे ना, जो मोर रेलेवेंसी है, कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। इनको बोलते हैं प्रो स्कूल सब कल्चर। जबकि काउंटर स्कूल या एंटी स्कूल कल्चर्स हैं, अब ये होता क्या है कि इनका एक तो हर वक्त क्लास में कोई ना कोई फटा होगा, कोई ना कोई इन्होंने रोला डाला होगा, या फिर क्या है, कोई ना कोई डिसिप्लिन तोड़ा होगा, कभी ना कभी मैनेजमेंट के साथ इनकी लड़ाई हुई होगी, कुछ ना कुछ आप देखेंगे, कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसको बोलते हैं काउंटर स्कूल कल्चर या एंटी स्कूल कल्चर। और बच्चे याद रखिएगा कि हमेशा स्कूल्स के अंदर दो किस्म के स्टूडेंट बड़े मशहूर होते हैं। एक वो जो कि सबसे ज्यादा लाइक होते हैं, जिनको हम बोल रहे हैं प्रो स्कूल कल्चर, और एक वो जो कि नालायक तो होती हैं बल्कि डिसिप्लिन भी तोड़ने वाले होते हैं, वो भी सबको याद होते हैं। अब जो इन बिटवीन आते हैं, वो स्टूडेंट होते हैं जिनको कोई याद नहीं रखता। तो अब हम क्या करते हैं कि हम लेबल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रो स्कूल कल्चर या आप काउंटर स्कूल कल्चर। वो बहुत ज़्यादा लाइक हैं तो भी लेबल लगा दिया, और अगर लाइक नहीं है तो भी लेबल लगा दिया कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, ये स्टूडेंट बहुत बुरे हैं। अब बच्चे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ अटेनमेंट की बात करूं, तो प्रो स्कूल सब कल्चर अगर हम इन रियलिस्टिकली देखें, अब देखें ये टोटल डिस्कशन आपके ऊपर होगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या जो स्ट्रीम ए में है, क्या वही सबसे ज़्यादा एजुकेशन में अचीवमेंट लेके आएंगे? अब आप इसको एग्री भी कर सकते हैं और एग्री नहीं भी कर सकते। जबकि जो काउंटर स्कूल कल्चर्स हैं, यानी कि वो स्टूडेंट जो कि हमेशा डिसिप्लिन तोड़ते हैं, इसमें स्कूल का रोल और टीचर का रोल बड़ा अहम होता है। वो इनको डिसिप्लिन तोड़ने से बचा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर बिहेवियर। लेकिन अगर आप किसी के साथ अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं ना, तो ये कभी भी नहीं हो सकता अगला आपके साथ बड़े बुरे तरीके से बिहेव करे आपके साथ। अब देखिए, मैंने कोई आपको बात समझानी है, मैं आपको बड़े प्यार से कन्वे करूंगा, लेकिन स्टिल मेरा और आपका एक गैप रहेगा। मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट हैं। मैं अगर आपको एक तरीके प्यार से समझा रहा हूं, तो आपको जितना भी गुस्सा हो ना, आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक चीज मेरे और आपके दरमियान, आपके माइंड को पता है कि ही इज माई टीचर एंड आई एम स्टूडेंट। ऐसी स्कूल किस तरह ऑपरेट करता है कि एक स्टूडेंट जो कि नहीं पढ़ता, डिसिप्लिन तोड़ता है, तो स्कूल्स प्लस टीचर जो है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। आप इनको उस ट्रैक पे लेके आ सकते हैं जहां से दे माइट गेट वेरी गुड
अचीवमेंट्स वो टॉप पोजीशन भी ले सकते हैं, बट डिपेंड्स कि आप उनको कैसे कन्वे करते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आप कह दें कि जितना भी अच्छा बिहेव कर लो वो अपने ट्रैक से नहीं हटते। तो दिस इज़ अ जनरल डिस्कशन जो कि हमने की कि क्या रोल होता है हमारे पास